अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है लखनऊ से, उससे आपको रूबरू कराएंगे। झारखंड के रण में सीएम योगी आज उतरने वाले हैं। झारखंड विधानसभा प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र में रैलियां करेंगे। साहबगंज, जामताड़ा और देवघर में चुनावी प्रचार करेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। झारखंड विधानसभा प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज के बाद से चुनावी प्रचार थम जाएगा। 3 विधानसभा क्षेत्रों पर आज उत्तर प्रदेश के मुखिया चुनावी रैली करेंगे। साहबगंज, जामताड़ा और देवघर में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। जनता को आज लुभाने की भरपूर कोशिश की जाएगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। तो प्रचार का आखिरी दिन है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनावी प्रचार आज के बाद से थम जाएगा। झारखंड के रण में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ उतरने वाले हैं। जनता को लुभाने की मंच से भरपूर कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो झारखंड के रण में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। 3 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। साहबगंज, जामताड़ा और देवघर में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। जनता को लुभाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे आज। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक चुनावी प्रचार थम जाएगा। चुनावी शोर थम जाएगा। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 20 नवंबर को यह मतदान होगा। 23 नवंबर को मतगणना होगी। लेकिन आपको बताते चले कि आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। तो शाम 5 बजे तक बताते चले आपको कि सभी पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार किया जा सकता है। सभी पार्टी जो है अपनी पूरी ताकत झोंकने की यहां पर कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 20 नवंबर को मतदान होगा। बताते चले आपको कि 23 नवंबर को मतगणना होगी। तो उपचुनाव का रण जो है वो आज पूरी तरह से सभी पार्टियों की ओर से लोक लुभावन बातें की जाएगी। शाम 5 बजे का वो वक्त होगा जब चुनावी शोर थम जाएगा। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, उपचुनाव का रण में आज मीरापुर में आज ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार है। चुनावी रैलियां हैं। 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष आज चुनावी रण में उतरेंगे। अखिलेश यादव सपा प्रमुख 18 गांवों से रोड शो करेंगे। जयंत चौधरी भी कई गांवों में आज रोड शो करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी जनसभा करेंगे। ककरौली में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद की भी जनसभा आज होने वाली है। रोड शो भी होगा। कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो चुनाव के रण में आज जो मीरापुर में ताबड़तोड़ रैलियां हैं। 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी। बताते चले आपको कि जयंत चौधरी भी कई गांव में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। मैनपुरी से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। मैनपुरी से बड़ी जानकारी, सपा सांसद डिंपल यादव आज चुनावी प्रचार करेंगी। करहल में रोड शो करेंगी। सपा के प्रत्याशी के पक्ष में जनता से अपील करेंगी। रोड शो के जरिए जनता से वोट की अपील करती हुई नजर आएंगी। सांसद डिंपल यादव मैनपुरी में आज रोड शो करेंगी। जनता को लोक लुभावन बातें करेंगी। अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगी। बताते चले आपको कि 9 सीटों पर घमासान तेज हो गया है। किसकी राह आसान होगी ये तो देखना दिलचस्प होगा। 23 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे आज चुनावी शोर थम जाएगा। सभी पार्टियों की ओर से आपको बताते चले कि शाम 5 बजे तक चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए जो सभी पार्टियां हैं अपनी दमखम झोंकती हुई नजर आएगी। तो 9 सीटों पर उपचुनाव है।
किसका दांव चलेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन मैनपुरी में आज सांसद डिंपल यादव चुनावी प्रचार करेंगी। सपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगी। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक चुनावी शोर थम जाएगा। शाम 5 बजे तक ही आज चुनाव प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव होना है 20 नवंबर को। बताते चले आपको कि 23 नवंबर को मतगणना है। मतगणना के बाद साफ हो जाएंगी तस्वीरें कि 9 सीट किसके खाते में, किसका इस पर दांव चलेगा, यह भी देखना 23 नवंबर के बाद दिलचस्प होगा। लेकिन खबर यह कि आज सांसद डिंपल यादव चुनावी प्रचार करेंगी, प्रसार करेंगी। मैनपुरी में जनता को लुभाने की कोशिश करेंगी। अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से अपील करती हुई नजर आएंगी। तो किन सीटों पर उपचुनाव है ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने और बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि सिसमाऊ, मीरापुर, खैर वो सीट है जिस पर उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव होना है। गाजियाबाद, कुंदर की करहल वो सीट है जहां पर उपचुनाव 20 नवंबर को होना है। फुलपुर, कटोहरी, मजवा, ये 9 सीट ऐसी हैं जिस पर विधानसभा के उपचुनाव होना है। सिसमाऊ सीट, मीरापुर, खैर, इन सभी सीटों पर बताते चले आपको कि 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को मतगणना है। किसकी राहें आसान होती है, किसके सर पर जीत का ताज सजेगा, वो 23 नवंबर को देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जानकारी ये कि सभी पार्टियां दमखम झोंक रही हैं। आज शाम 5 बजे तक चुनावी प्रचार प्रसार थम जाएगा। इन सभी को देखते हुए आज मैनपुरी में डिंपल यादव उतरेंगी और यहां से सपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। तो सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सैयद मोहम्मद आमिर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सैयद किस तरह का माहौल बना हुआ है। शाम 5 बजे तक आज चुनावी प्रचार प्रसार थम जाएगा और सभी पार्टियां अपनी दमखम झोंकने की कोशिश कर रही हैं। जमीनी स्तर पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? उनको देखिए, जैसे कि आज शाम को प्रचार थम जाएगा, मगर उससे पहले सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल के समर्थन में जनसभा करेंगे, तो वहीं जो समाजवादी के कैंडिडेट है मुस्तफा सिद्दीकी, उनके समर्थन में धर्मेंद्र यादव भी आज यहां पर प्रचार करेंगे। तो ऐसे में ये काफी अहम देखा जा रहा है, क्योंकि जो उपचुनाव होते हैं वो पार्टी का चुनाव होता है, ना कि प्रत्याशी का होता है। इससे पार्टी की प्रतिष्ठा को देखते हुए चुनाव लड़ा जाता है। मगर जो अभी कल एक बयान आया केशव प्रसाद मौर्य का, इस चुनाव पर कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा। जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो उस पर जब उनसे पूछा गया तो उनका बयान था कि जो पार्टी उन्होंने बोला है वो कोई शब्द में बोल दिया होगा। नारा सिर्फ हमारे देश के, जो हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता है नरेंद्र मोदी जी, वो जो देते हैं नारा सिर्फ वही होता है। तो कहीं ना कहीं इससे 2 गुण भी दिखाई दिए योगी आदित्यनाथ से और केशव प्रसाद के बीच में कुछ खटपट भी दिखाई नजर आती है, जिसका असर कहीं ना कहीं उपचुनाव पे जरूर पड़ेगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि आज प्रचार थम जाएगा तो प्रत्याशी जनसंपर्क कर पाएंगे, डोर टू डोर जाके लोगों से मिल सकेंगे। मगर अगर बात करी जाए चुनाव की, तो चुनाव में देखिए जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। मगर जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है मुस्तफा सिद्दीकी, उनके सामने एक और चुनौती है, क्योंकि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सुरेश यादव, जो कि कांग्रेस के नेता थे और गंगा पार के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने बगावत कर दिया था और ऐसे में उन्होंने नॉमिनेशन भी किया था, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें जो है निष्कासित भी कर दिया 6 साल के लिए। मगर कहीं ना कहीं वोट का नुकसान तो होता है, इसमें दिखाई देगा। जी, प्रमोद पांडे हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। प्रमोद पांडे से जान लेते हैं कि आज मैनपुरी में डिंपल यादव सांसद उतरने वाली है, यहां से चुनावी जनसभा करेंगी, जनता को लुभाने की कोशिश करेंगी। लेकिन प्रमोद, जमीनी स्तर पर क्या कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए मैनपुरी आसान नहीं है? लगातार प्रचार चल रहा है। आज प्रचार का आज केवल 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। वहीं पर सावा शाम तक जो डिंपल यादव नहीं लड़ती है वो आज रोड शो कर रही है, उनके साथ जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी
और वहीं पर बीजेपी के जो प्रत्याशी है अभिजीत गुप्ता वो भी आज रोड शो करेंगे। हालांकि वो विरोध करेंगे, लेकिन डिम्पल यादव का रोड शो है वो बरमाहल ब्लॉक है, घोर ब्लॉक है, तो करें उनका लास्ट जो रोड शो होगा वो देवेंद्र कॉलेज के रोड शो होगा। तो पवन अग्रवाल के पास चलेंगे, मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पवन, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थमने वाला है, चुनावी शोर थम जाएगा? आज रोड शो करेंगे, उसके बाद मीनापुर में जनसभा करेंगे, साथ ही एएमएम का और जनसभा करेंगे, उसके बाद भ्रमण की उसके लिए जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे और साथ ही एनडीए गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी लगातार मुजफ्फरनगर के उपचुनाव में बने हुए हैं। मीरापुर में वहां उनका रोड शो के और जनसभा भी है। लगातार इस मीरापुर उपचुनाव को हाईटेक इसलिए भी माना जाता है कि यहाँ से सांसद जो जयंत चौधरी पहले विधायक थे मीरापुर से और बिजनौर के लोकसभा के सांसद है, तो बीजेपी का और रालोद का गठबंधन है, तो उसको देखते हुए बड़ा अहम चुनाव मीरापुर में माना जाता है। सभी आज यहाँ सभी जो अध्यक्ष है पार्टी के वो मौजूद है। इससे पहले उनकी एक जनसभा सभा सुमो की मीरापुर में होनी थी उपचुनाव में, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। उनका जो हेलीकॉप्टर था वो लेट हो गया था, उनको अनुमति नहीं मिलती थी जनसभा में पहुंचने की, तो कैंसिल हो गई थी। उन्होंने वहीं से 18 तारीख का रोड शो और मीरापुर में जनसभा की घोषणा की थी। बिल्कुल। तो सैयद, आपके पास आते हुए जिस तरह से आपने बताया कि बटेंगे और कटेंगे का जो नारा है वो काफी प्रसिद्ध हो रहा है, लोकप्रिय हो रहा है, मुख्यमंत्री की ओर से ये दिया गया नारा। जिस तरह से हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में पहली बार मुख्यमंत्री की ओर से ये नारा दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो महायुति का जो गठबंधन पूरी तरह से है उस पर पूरी नाराजगी चल रही है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की अगर बात करें तो इसमें भी कुछ फिट बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि इस नारे के सहारे 9 सीटों पर अपनी नैया पार लगा लेगी बीजेपी? देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह से ये नारा दिया गया था, मगर उन्हीं के पार्टी के जो सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने खंडन किया कि ये नारा नहीं है, उनके शब्द हो सकते हैं। जो नारा है वो सिर्फ एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, जो कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है, ये वही सिर्फ नारा है। और वो उनका ये भी कहना था कि हम सब के जो सर्वोच्च नेता हैं, चाहे वो योगी जी के हों चाहे हमारे हों, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ऐसे में जो नारा है सिर्फ वही होगा, बाकी लोगों के शब्द हो सकते हैं। मगर जिस तरह से नारे की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं इस टाइम भारतीय जनता पार्टी में पहले भी देखा गया था, सरकार बड़ी के संगठन बड़ा जो शब्द आए थे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं अंदर से खटास चल रही है, जिसका परिणाम कहीं ना कहीं उपचुनाव पे देखने को मिलेगा। जी सैयद, ये कह सकते हैं कि 27 का सेमीफाइनल, ये जो 9 सीट है वही तय कर पाएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। देखिए, जो 27 का जो फाइनल है उससे पहले जो सेमीफाइनल है उस पे ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा कि समाजवादी का पल्ला भारी रहता है या भारतीय जनता पार्टी का, और 27 के रण में कौन जीतेगा, ये अभी से इसका पूरा निष्कर्ष निकल आएगा। और ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि आगे किस तरह का समीकरण रहता है राजनीति में और किसका पल्ला भारी रहता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बताते चले आपको कि शाम 5 बजे तक चुनावी प्रचार थम जाएगा। उपचुनाव का दंगल बीजेपी एसपी में पूरी तरह से टक्कर है, लेकिन देखना यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 9 सीटों पर किस तरह से 23 नवंबर को नतीजे आते हैं। चलिए रुक करेंगे बड़ी जानकारी की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। सपा ने उपचुनाव के लिए नंबर जारी किए हैं, 10 नंबरों को जारी किया गया है। उपचुनाव में किसी भी समस्या के लिए ये फोन नंबर जारी किया गया है। तो उपचुनाव में किसी भी समस्या के समाधान के लिए इस नंबर को जारी किया गया है। सपा ने उपचुनाव के लिए 10 नंबरों का एक मोबाइल नंबर जारी किया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार जनता में हार गई तो प्रशासन को आगे कर रही है और केंद्र और प्रदेश सरकार के नारे ही नहीं टकस रहे हैं, उनके इंजन भी आपस में टकरा रहे हैं।
जो नारे प्रदेश सरकार देती है उसको केंद्र सरकार के नेता काट रहे हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार जब जनता में हार गई तो प्रशासन को आगे कर रही है, जबकि उन्हें अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि जब दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने क्या किया है। लेकिन आजकल दोनों इंजन टकरा रहे हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं, उनके नारे भी टकरा रहे हैं। अगर लखनऊ वाले नारा कोई दे रहे हैं तो दिल्ली वाले उस नारे को नकार दे रहे हैं। वही बुनियादी बातें, खाद उपलब्ध नहीं है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी हुई है। इन्होंने हार के डर की वजह से जो अपना इनका इंटरनल सर्वे है और लोगों की चर्चा जब हुई और उसकी भनक पड़ गई कि लोग इन्हें वोट डालेंगे इनके खिलाफ, तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। तारीख बदलने का कारण क्या हो सकता है? अपना हार की डर की वजह से इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। मिर्जापुर में सर आप मटन युद्ध का जो अभी मंच से जाए देखिए, वैसे तमाम युद्ध हमने देखे और सुने हैं, लेकिन ये तो अजीब और गरीब मटन युद्ध देखा है यहाँ पर। और उसमें तो ये लगता है ये लूट का बंटवारे का झगड़ा था। तो जो झगड़ा बंटवारे का ऊपर है वो आपको मटन युद्ध में दिखाई दे रहा है। अभी आए थे, बोले कि अखिलेश यादव खुद चाह रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन करनी। वो जो हैं वो दिल्ली वालों की रिंगटोन है, दिल्ली वालों के मोबाइल के रिंगटोन है वो, और उनके पास कुछ बचा नहीं है। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री जी ने बांटो और कांटो का नारा जो दिया, बांटो, वो अंग्रेज़ों के विचारों से मिलता हुआ दिया उन्होंने। ये अंग्रेज़ों के विचारवंशी लोग हैं, क्योंकि वो नारा दिया था भारत को गुलाम बनाने के लिए। और जब इनको लग रहा है कि इनकी उपलब्धियां जनता के बीच में नहीं पहुंची हैं, इसलिए इस तरह के नारे दे रहे हैं। जो इस तरह का नारा दे रहे हो, शायद लोकतंत्र के इतिहास में इससे नेगेटिव नारा कोई नहीं हो सकता। इनके लोग ही किनारे हो गए हैं, इनके जो सहयोगी दल थे वो कटो के बट्टों से किनारे हो गए। नहीं, अभी तक तो ये बटोगे कटोगे दूसरों को बता रहे थे, ये खुद ही बट गए हैं उस नारे को लेकर के। न केवल नारे में बटे हैं, बल्कि इनके बहुत सारे सहयोगी साथी भी अंदर ही अंदर इनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। कल अखिलेश ने बड़ी बात कर दी थी कि अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लिए। हमने कहा है कि जेपी नड्डा से संपर्क करें और उनके लिए एक माफिया क्या वो शर्तें रख दी हैं, कह रहे कि हमारी ये शर्तें हैं। मैं ये कहता हूँ उनको आईना देख के आना चाहिए। माफिया, अपराधी, गुंडा, बदमाश, सवाल वो नहीं है। इन्हें पीडीए जो है वो भी डीएपी नजर आ रहा है। पीडीए और डीएपी में नजर नहीं आ रहा इनको कुछ भी, इसीलिए आज किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। प्रयागराज से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, महाकुंभ क्षेत्र में आज से होगा भूमि का आवंटन। दोपहर करीब 1 बजे से भूमि का आवंटन शुरू होगा। अखाड़ों के लिए मेला क्षेत्रों में भूमि आवंटित होगी। भूमि आवंटन से पहले अखाड़ा परिषद की भी बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा उदासीन अखाड़े के मठ में सुबह 11 बजे से बैठक होगी। इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से भूमि का आवंटन करना है। दोपहर करीब 1 बजे से भूमि आवंटन की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी। अखाड़ों के लिए मेला क्षेत्र में भूमि आवंटन किया जाएगा। इससे पहले की अखाड़ा परिषद की बैठक होगी। बड़ा उदासीन अखाड़े के मठ में सुबह 11 बजे ये बैठक चलेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगले साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से स्वच्छता, तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। इसी को लेकर प्रयागराज में इस बार 1.5 लाख टॉयलेट्स का निर्माण किया जा रहा है, ताकि स्वच्छता और सुविधाओं को उच्च स्तर बनाए रखा जा सके। प्रशासन का लक्ष्य है कि ये टॉयलेट्स 15 दिसंबर तक पूरी तरह से तैयार हो जाए। वहीं इन सबको लेकर महाकुंभ अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी से हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए।
महाकुंभ 2019 में जहां देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का संदेश दिया था और अब महाकुंभ 2025 है और 2025 में स्वच्छता को लेकर किस तरह से मेले में स्वच्छता होगी, किस तरह से व्यवस्था होगी, हम बात करते हैं। हमारे साथ अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी जी हैं। सर, इस बार जो स्वच्छता को लेकर किस तरह से अभियान चलाया जाएगा, किस तरह से टॉयलेट हाईटेक होंगे, क्या व्यवस्था होंगी, क्या जेट की उसमें व्यवस्था होगी, क्या खास होगा? इस वर्ष मेले में संपूर्ण मेला क्षेत्र में 1,50,000 टॉयलेट्स हम लोग लगा रहे हैं, जिनमें जो साफ सफाई की आपने बात की है उनको QR कोड से उनकी ट्रैकिंग होगी और जेट पंप से उनकी सफाई होगी। और ये अच्छी अनूठी प्रैक्टिस है इस बार QR कोड से उनकी ट्रैकिंग। 10,000 के लगभग सफाई कर्मी यहाँ पर उस मेले अवधि में तैनात किए जाएंगे, जिससे संपूर्ण मेला क्षेत्र काफ़ी स्वच्छ और साफ सुथरा दिखे। इसके अलावा पब्लिक यूरिनल्स हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, सब तमाम तरह के टॉयलेट्स का प्राविधान है और हर जगह जगह पे डस्टबिन विद लाइनर बैग्स हैं। लाइनर बैग्स और डस्टबिन का भी टेंडर, सब चीज़ के टेंडर हो चुके हैं। और लाइनर बैग से हम लोग को सहूलियत मिलती है कि उससे कूड़ा जो है एक जगह रहता है और इकट्ठा करके उसको टिपर कॉम्पैक्टर की मदद से बड़े वाहनों से हम लोग उसको बसवार में जो हमारा प्लांट है कॉमन ट्रीटमेंट का, वहाँ ले जाते हैं। और हैंड पिकिंग की भी हमारी गैंग लगी है, राउंड द क्लॉक स्वीपिंग है, नाइट स्वीपिंग का भी प्रावधान है। इसके अलावा स्वच्छता कर्मी हैं हमारे जो लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। प्लास्टिक फ्री मेले का भी संकल्प लिया गया है। इसके एवज में हर तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। प्लास्टिक का यूज़ को डिस्करेज भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ बड़ी मात्रा पे मेले में भंडारे चलते हैं जिसमें प्लेट्स का यूज होता है, उनको डिस्कार्ड किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा और उसके लिए एवज में दोना पत्तल के जो हमारे भाई हैं वो अपना बिजनेस करते हैं, उनको यहाँ मेले में उनसे संवाद स्थापित हो चुका है। उनको मेले में हम लोग जगह देंगे जिससे कि वो दोना पत्तल और कुल्हड़ का प्रयोग यहाँ पर देंगे, तो नेचुरली जो प्लास्टिक फ्री है उसको हम लोग साकार कर पाएंगे। एक ऐप भी के माध्यम रखा गया है, अगर कहीं गंदे वॉशरूम है या टॉयलेट है तो उसको ऐप से कंप्लेन करने पर फौरन उसकी क्लीनिंग होगी, क्या व्यवस्था है ये? मैंने बताया ना आपको, ICT बेस्ड मॉनिटरिंग है इसकी, QR कोड से मॉनिटरिंग है। तो QR कोड पे यही है कि कोई भी व्यक्ति ये दिखा सकता है कि टॉयलेट नहीं साफ है तो तत्काल उसको रिस्पांस होगा। वो मैकेनिज्म वो सेट है, इस तरह से हम लोग कराते हैं। देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री 2019 के कुंभ में स्वच्छता को लेकर सफाई कर्मियों के पैर भी धोए थे और स्वच्छता एक बार खास मायने रखेगी महाकुंभ 2025 में भी और नो प्लास्टिक जोन भी होगा। और ऐसे में जो QR बेस ये टॉयलेट होंगे और ऐप के माध्यम से इसकी सफाई होगी, एक नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।